मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में उद्योगों एवं विनिर्माण इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट को लेकर की परामर्श बैठक। कहा, नई उद्योग नीति जल्द होगी लागू। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए किसान हितैषी निर्णयों का किया स्वागत। कहा, फैसलों का प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। किसानों ने भी केंद्र के फैसलों को सराहा। पलवल में कल से आयोजित होगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने महोत्सव को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को मिलेगा मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ष 2025-26 के बजट के लिए प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्यमियों के साथ विकसित भारत विकसित हरियाणा को लेकर कार्य योजना और हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास पर गहन चर्चा हुई। ये बैठक प्रदेश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने और विकास की दिशा में नए कदम उठाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2025 में नई उद्योग नीति को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम में लगातार विदेशी निवेश बढ़ रहा है और यही कारण है कि ये शहर अब ग्रेटर गुरुग्राम की तरफ अग्रसर हो रहा है। सीएम ने कहा कि आगामी बजट से अलग अलग हितधारकों को से चर्चा कर सभी वर्गों के कल्याण के लिए बजट तैयार किया जाएगा। सुझाव उन्होंने दिए हैं और हरियाणा प्रदेश एक विकसित हरियाणा बनने में और हमारे यहाँ पर अच्छी संख्या में इन्वेस्टर्स के लिए लोग आए, उसके लिए हमने उनसे सुझाव लिए थे और उन्होंने कहा कि हम 2025 में एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वो भी हम लेकर के आते हैं ताकि और ज्यादा इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर आ सकें। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम 10 जिलों के अंदर IMT हम बनाने वाले हैं, उसको लेकर के भी बजट के अंदर हमने सुझाव लिए हैं और लोगों के सुझाव जो हमारे पास आए उनको हम इस बजट के अंदर शामिल करते हुए। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग भी लगातार अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। वार्डबंदी कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी और करके जल्दी ही जो भी चुनाव आयोग डेट देगा उस डेट को हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्ष 2025 की पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए किसान हितैषी निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जिस संवेदी भाव से किसानों के कल्याण के लिए निर्णय लिए गए हैं, इससे हरियाणा के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों को नव वर्ष का उपहार बताते हुए कहा कि इनसे किसानों को रियायती व किफायती दर पर DAP की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटित किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे DAP है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो DAP और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं, इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ तो मिलेगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे
उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज्यादा होगी। और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कल देश के किसानों के हित में डीएपी खाद और फसल बीमा योजना को लेकर लिए गए फैसले का प्रदेश के किसानों ने स्वागत करते हुए इसे अपने हित में एक बड़ा कदम बताया। भिवानी जिला के गांव रिवाड़ी खेड़ा के किसान वीरेंद्र, अजीतपुरा के हरिकिशन व ढाना लाडनपुर के वजीर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से पुनर्गठित करके उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। अब उन्हें फसल के खराब होने की चिंता नहीं रहेगी और इससे फसलों को ज्यादा सुरक्षा भी मिलेगी। 31 दिसंबर को डीएपी पर सब्सिडी खत्म हो गई थी। अब नए वर्ष में सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाई है। इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। केंद्र और जो हरियाणा सरकार की बहुत सी किसानों के लिए योजनाएं हैं, उसमें कृषि यंत्र हैं वो भी सब्सिडी पर दे रहे हैं, और भी जो खाद बीज हैं वो भी सब्सिडी पर दे रहे हैं, और जो फसल के जो बीमे हैं उनका भी बड़ा काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है किसानों को खेतीबाड़ी में। अगर खेतीबाड़ी में कोई नुकसान हो जाए तो सरकार उसकी भरपाई कर दे। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार हम कहेंगे किसानों के लिए। और अब जो सरकार ने जो डीएपी के वापस रेट लिए हैं, अब जो 1350 में कट्टा मिलेगा, ये भी सरकार ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए काम करा है। इस तरह किसानों का जो है ना आर्थिक वजन नहीं बढ़ाएगा। सरकार ने एक ये फैसला लिया है जो कि दो चीज़ें लेके आई है। एक तो बीमा, जो फसल बीमा योजना है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी है किसान के लिए, और दूसरी जो है वो डीएपी पे जो सब्सिडी चल रही थी अब तक 31 दिसंबर तक लास्ट था, 1350 रुपये का एक डीएपी का कट्टा मिलता था, वही इन्होंने आगे लागू कर दी है, जो कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का एक इन्होंने बजट ये लेके आए हैं, जो कि बहुत किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लगातार हर एक खेत में किसानों को डीएपी डालनी पड़ती है। सरकार की तरफ से जो ये सब्सिडी दी गई किसानों को, ये एक अच्छी सरकार की पहल है और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। और किसानों को एक सबसे बड़ी मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि डीएपी की जो है, यूरिया है, डीपी है, किसानों को समय पर नहीं मिल पाती। इसके लिए भी एक कोई किसान के लिए ऐसी स्कीम लेके आए जिससे किसानों को मारामारी डीएपी और यूरिया की न झेलनी पड़े। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के साथ साथ शिक्षाविदों, अन्य हितधारकों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत दिनों शिक्षा सदन पंचकुला में मैराथन बैठक की अध्यक्षता वे स्वयं कर चुके हैं, जिसमें तय किया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उद्देश्यों को लेकर मंडल स्तर के महाविद्यालयों के साथ बैठक की जाए। और इस कड़ी में आज गुरुग्राम में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरुग्राम डिवीजन के 74 सरकारी कॉलेजों और फरीदाबाद डिवीजन के 33 कॉलेजों के प्राचार्यों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के साथ छात्रों को सीधे तौर पर जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सुझाव पेटिका लगाने के निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। आने वाले सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आधुनिकता के युग में हर विद्यार्थी डिजिटल तकनीक के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑनलाइन सुझाव को लेकर पोर्टल बनाया गया है ताकि विद्यार्थी घर बैठे सुझाव दे सकें। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर योजना तैयार की जा रही है ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में शिक्षा नीति को लेकर राष्ट्रीय स्तर की गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 3 से 5 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के लघु सचिवालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समारोह की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। गौरव गौतम ने कहा कि युवा महोत्सव प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में युवाओं ने कीर्तिमान स्थापित किया है वो इसका हिस्सा होंगे। 4 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में
सीएम नायब सिंह सैनी समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना है ताकि वे एक सभ्य समाज का निर्माण कर देश व प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। वहीं लोहारू में दलित छात्रा ने आत्महत्या के मामले पर उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिले से एक प्रतिभाशाली युवा इस पलवल में आकर पार्टिसिपेट करेंगे। जिन क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा, ड्रग्स जैसी बुरी कुरीतियों से लेकर एक सब युवा एकत्रित होकर अपने विचार साझा करेंगे और एक संदेश देने का काम पूरे हरियाणा प्रदेश में करेंगे कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले युवा समाज के साथ जुड़कर चलें और बुरी कुरीतियों को दूर करते हुए एक अच्छे समाज को, एक सभ्य समाज के लिए काम करें। सब प्रेरणा देने का काम करें। बयान आपने देखा होगा कृष्ण बेदी जी का, हम उनके बयान के साथ हैं। अगर कांग्रेस के लोगों के इस प्रकार की घटना में शामिल होते तो समाज के लिए निंदा का काम। क्या मांग करते हो इस मामले में? जांच होनी चाहिए उसके लिए और अच्छा मुझे लगता है सरकार न्याय करेगी। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। इसके अलावा प्रदेश से निशानेबाज सरबजोत सिंह व पहलवान अमन सहरावत को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि सोनीपत से हॉकी कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। मनु भाकर ने अगस्त-सितंबर में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल पदक जीते थे। वे 10 मीटर एयर पिस्टल एकल और मिक्स्ड डबल में तीसरे स्थान पर रही। उनके 2 पदक के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुछ 6 पदक जीते थे। वहीं परवीन ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 प्रतिस्पर्धा में एशियाड रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। उधर 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर और एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिनमें 17 पैरा एथलेटिक्स हैं। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ नववर्ष के अवसर पर पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साल प्रदेशवासियों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक खुशहाली लाने का काम करेगा। वर्ष 2025 में हरियाणा विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, उन्हें धीरे धीरे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से संपर्क बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है और वह कमेटी लगातार किसानों से संपर्क कर रही है। हरियाणा में सरकार किसानों की सभी फसलें MSP पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। इन सरकारों द्वारा किसानों को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया जाना चाहिए, लेकिन ये सरकारें केवल किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। सीएम ने कहा कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर किसानों से तत्काल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करवाने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा समय पर दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 13,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों को उनके खाते में मुआवजे के तौर पर दी है। आम आदमी की सरकार है, वहाँ के किसान को इस बात को लेकर के आश्वस्त जरूर करना चाहिए कि आपकी फसल को हम 100% खरीदेंगे। मुझे मालूम है किसान की समस्याएं क्या हैं। अभी हमारे यहाँ पर बरसात के कारण कुछ स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि भी हुई थी और हमने तुरंत निर्णय किया कि हमने जो पोर्टल है कि उसको ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर किसी किसान का कोई खराबा हुआ है तो हम उसका
मुआवजा देने का भी काम करते हैं और लगातार कर रहे हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि हमने पिछले 10 वर्षों में अगर हमारे हरियाणा के किसान की फसल का खराबा हुआ है, 13,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भिवानी में दलित छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं को ट्वीट की राजनीति करने से पहले घटना की हकीकत को जान लेना चाहिए। जो भी जिसने भी उसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम बख्शने वाला सवाल नहीं है किसी प्रकार का। और हमने पुलिस अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि आप तत्परता से कार्रवाई करें, परंतु इन नामों के ऊपर भी कुछ लोग ट्वीट की राजनीति करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो ट्वीट कर रहे थे उनको देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, वो उन्हीं के दल का व्यक्ति है, उनको ये भी समझना चाहिए। परंतु दल से ऊपर उठ करके हम किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है, उस अन्याय को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी रोशन खुद को विभाग का जेई बताकर रिश्वत ले रहा था। आरोपी ने 62,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। एक दिन पहले रिश्वत के रूप में 5,000 एडवांस भी लिए थे। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रोशन खुद को सरकारी अधिकारी बताकर किसानों से रिश्वत मांग रहा था। गांव थाना कला में लगे हाई टेंशन तारों के मुआवजे के चेक वितरित करने के नाम पर किसान अनिल से रिश्वत मांगी थी। आरोपी शेष राशि लेने के लिए आज किसान अनिल के घर पहुंचा था। तभी विजिलेंस की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इकतीस 12/24 को उन्होंने यहाँ वहाँ से करके 5,000 रुपये देगा अपने घर से उसको भेज दिया और चेक ले लिया। उसने कहा भाई और भी मुझे आज ही चाहिए। वो ये कह गए भाई हम मंडी में से आड़ती से ले आते हैं और आप इतना इंतजार करो। फिर आड़ती के पास नहीं जा गए, उन्होंने बहाना बना के कह दिया जी आड़ती ना हमारे को नहीं दिया। उन्हें टीम गठित करके संवाददाता से बात करके वहाँ रेड करी तो ये उनके घर पे हाजिर मिला और इसको रंगे हाथों 57,000 रुपये सहित हमने पकड़ लिया। और जो कल 5,000 रुपये इसने लिए थे वे भी इसने बरामद करा दिए। RS इंफ्रा की कोई कंपनी है, इससे शुरुआत में जो हमने पूछताछ करी है दीपक सुपरवाइजर है और ये उसके पास कार्य कर रहा है, लेकिन ये सरकारी जेई नहीं है। ये अभी खुल के कुछ नहीं बता रहा जी, आगे की तफ्तीश जारी है, जो भी होगा आपको बता। हाँ, वो बिजली विभाग की जिम्मेवारी होती है जी चेक देना। अनुसंधान ही नहीं, कुछ भी कहना ठीक नहीं। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज नूह के आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर यशपाल को गुरुग्राम के राजीव चौक से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पति, भाई तथा 2 बेटियों के खिलाफ थाना सिटी नूह में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मुकदमे में अनुसंधान अधिकारी सब इंस्पेक्टर यशपाल था। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि यशपाल ने उपरोक्त वर्णित FIR में से उसके परिजनों का नाम हटाने के बदले में 1 लाख की रिश्वत देने की मांग की। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख आलोक मित्तल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी काम की एज में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत उसकी जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 तथा 1064 पर देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9168910064 पर भी संपर्क किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। सीधे वेबसाइट amantran.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीदी जा सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपये और 100 रुपये तथा बीटिंग रिट्रीट के लिए 100 रुपये और बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए 20 रुपये होगी। अंबाला शहर स्थित PNB ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर अनेक महिलाएं ब्यूटिशियन, बुटीक सहित अनेक विद्याओं में प्रशिक्षण ले रही हैं। केंद्र की संचालिका सोनिका खुराना ने बताया कि यहाँ महिलाओं को 50 तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। अभी 1 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा महिलाएं भाग ले रही हैं। कोर्स पूरा करने के बाद महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया जाता है और स्वरोजगार के लिए ऋण भी दिलवाया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट, लंच, पेन, कॉपी, जितना भी ट्रेनिंग का मटेरियल है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसे सपना है कि लोग आत्मनिर्भर बने, तो ये बहुत RCET की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कहीं होता है कि कईयों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, कई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, पर ये दोनों चीजों में बेस्ट है क्योंकि यहाँ मार्गदर्शन भी किया जाता है और साथ साथ फाइनेंशियली जैसे जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल असेसमेंट होती है, उसके बाद उस सर्टिफिकेट पे लोन भी उपलब्ध करवाता है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ 50 तरह के कोर्सेज हैं, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर के कोर्स भी है और जूट प्रोडक्ट, कैंडल मेकिंग, डेयरी फार्मिंग, ऐसे कई तरह के कोर्स है जो जैसे ऑन डिमांड, जैसे जिस चीज की डिमांड चलती है साथ साथ हम करवाते रहते हैं। प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं ने बताया कि वे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्र सरकार की ये बेहतरीन योजना है जिसका महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस योजना ने न केवल उनके जीवन को बदला है बल्कि उनको आर्थिक तौर पर भी मजबूत किया है। जैसे हेयर स्टाइल, मेकअप और हमें जो बेसिक स्किल्स हैं उसके बारे में बताया गया है और EDP के बारे में भी। अब तक हम बैंक में हमारे अकाउंट थे, लेकिन हमें बैंक की इतनी नॉलेज नहीं थी कि उससे हमें कैसे लोन मिल सकता है, क्या क्या बीमा है, क्या नहीं। यहाँ पे आके हमें बहुत सारी हमारी नॉलेज इनबिल्ड हुई है कि हमें कैसे उसका फायदा उठाना चाहिए। अपना टाइम देना होता है और इसमें बस मैम हमें EDP के बारे में मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और पार्लर की मैम ने हमें हेयर स्टाइलिंग बताई है, मेकअप बताया, स्किन के बारे में बताया है और मेहंदी के बारे में बताया है। बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पे हमने। लंच भी मिलता है, रिफ्रेशमेंट मिलती है, लंच मिलता है, फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है हमारी यहाँ पे। यहाँ पे कोर्स का पता लगा तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया, जिसके बाद अगर मैं यहाँ से कोर्स अच्छे से कर लेती हूँ तो मैं अपना खुद का पार्लर खोल सकती हूँ और मैं महीने का लाखों भी कमा सकती हूँ। और मैम ने साथ के साथ हमें बैंक से रिलेटेड भी जानकारी दी जिससे कि हम बैंक में भी आगे काम कर सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत अच्छी लगी मुझे। साथ ही मैम यहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं, सब कुछ हमें अवेलेबल होता है टाइम पे और हम टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। हिमाचल प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में न्यूनतम पारा 0 से काफी नीचे दर्ज किया गया है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्य बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 दिन घना कोहरा छाए रहने के साथ ही शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 43 रेलगाड़ियां 5 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इनमें पद्मावत एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस और कैफित एक्सप्रेस शामिल है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ी के निर्धारित समय की जांच कर लें। उधर हरियाणा में हिमाचल से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हिसार, झज्जर, पंचकुला, महेंद्रगढ़, भिवानी समेत कई जगह विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक रही। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चक्री दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कोहरे के साथ शीतलहर भी रहेगी।
सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा 6वीं व 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट www.exam.nta.in/AISSEE/ पर 13 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि ये परीक्षा कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए होगी। अंतिम सीट संख्या पास आउट और नामांकित विद्यार्थियों की स्थिति पर निर्भर करेगी। कक्षा 6वीं के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में गणित, सामान्य ज्ञान, भाषा और बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर आधारित 300 अंकों की परीक्षा तथा कक्षा 9वीं की परीक्षा में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बुद्धिमत्ता पर आधारित 400 अंकों की परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश परीक्षा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान है जो मुख्य रूप से हरियाणा के लोगों को समर्पित है। इसमें 67% सीट हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए तथा 33% सीट भारत के अन्य राज्यों के लिए है। इस स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य कैडेट को हमारे देश के सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में एक शानदार करियर के लिए तैयार करना है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी और भारतीयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी पति पत्नी हैं जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों 2022 में भारत आए थे। इनका भाई अनीश शेख इन्हें भारत लाया था। अनीश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने बताया कि इस केस में अभी तक इनके आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं। फिलहाल इनके पास वोटर कार्ड नहीं थे। दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई है। इसी दौरान पुलिस ने एक बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 2 बांग्लादेशी समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार जैन से मुलाकात की हमारी संवाददाता ने। एटीएस ने ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट पकड़ा है जिसमें कि हर पहलू पर जांच की गई है कि किस रूट से आते थे, कौन कौन एजेंट्स इनको लेके आते थे और कैसे ये इंडिया में रह रहे थे, कौन लोग थे जो इनका फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर इनको इंडियन पहचान देते थे ताकि इनका यहाँ पर इनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। ये पूरे रैकेट के पीछे अनीश शेख जो खुद बांग्लादेशी है और उसकी वाइफ सपना दोनों शामिल थे। इन्होंने 2 व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किया गया है, बिलाल हुसैन और उसकी वाइफ तान्या खान, इनको भारत में लाने का काम किया था। ये दोनों व्यक्ति बिलाल और उसकी वाइफ तान्या खान नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये सबसे नज़दीक इनका मेघालय बॉर्डर पड़ता है। मेघालय में बाघमारा जो साउथ गारो हिल स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहाँ से ये पहले भारत में प्रवेश करते हैं डंकी रूट से। वहाँ पर अमीरुल इस्लाम व्यक्ति है जो अनीश के कहने पर इनको ट्रांजिट प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्टेशन देता है। 2024 में साउथ डिस्ट्रिक्ट में 12 बांग्लादेशी और 31 अफ्रीकन नेशनल रिपोर्ट किए गए थे। ये 2 व्यक्ति हमने और पकड़े हैं। इनसे हमने पूरा सिंडिकेट बस्ट किया है ताकि डिपोर्टेशन के अलावा भी किस किस रूट से आते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनको भी हम पूरे ही रैकेट को पकड़े ताकि पूरे इस रैकेट पे लगाम लग सके। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई है और ये 1,77,000 करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर 2023 में सकल जीएसटी राजस्व एवं 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए था और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष नवंबर में सकल जीएसटी संग्रह में 8.5% की वृद्धि हुई थी और ये 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। जेल में कैदियों के साथ अब कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 के आदेश के मद्देनजर कैदियों के साथ से जाति आधारित भेदभाव पर यह बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण की जांच करने के लिए जेल नियमावली में संशोधन किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कैदियों के साथ किसी भी तरह से
जाति आधारित मुद्दे को सुलझाने के लिए आदर्श कारागार नियमावली 2016 और आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया है। कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2024 के आदेश के मद्देनजर ये बदलाव किए हैं। कारगर नियमावली में किए गए नए संशोधन के अनुसार जेल अधिकारियों को सख्ती से ये सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव ना हो। इसमें कहा गया है कि ये सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 के विविध में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें धारा 55A के रूप में नया शीर्षक कारागार एवं सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निषेध जोड़ा गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हाथ से मैला उठाने के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों का जेलों और सुधार संस्थाओं में भी बाध्यकारी प्रभाव होगा। इसमें कहा गया है कि जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।